दाऊद इब्राहिम कासकर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी खौफ खाता है। एक ऐसा इंसान जो हर तरह का क्राइम कर बैठा है, जिसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज करोड़ों रुपयों का इनाम देने के लिए भी तैयार है, जो ग्लोबल टेररिस्ट करार देने के बाद भी आजाद पंछी की तरह दुनिया भर घूमकर अपना नेटवर्क चला रहा है। एक ऐसा इंसान जो क्राइम कर करके फोर्ब्स के मोस्ट वांटेड फ्यूगिटिव लिस्ट में चौथे स्थान पर है। लेकिन सवाल है, कैसे एक पुलिस वाले का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर बना? जानेंगे आज के इस वीडियो में। वेलकम टू द शो, द स्टोरी ऑफ गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद का जन्म 26 दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कासकर है। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम करते थे। उसकी मां अमीना भी हाउसवाइफ थी। पिता के काम के चलते दाऊद का परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में रहता था। माता पिता के अलावा दाऊद के 6 भाई और 5 बहनें थी। बहुत सारी सोर्सेस पर यह नंबर 5 भाई और 4 बहनें ऐसा भी है, लेकिन उसके 6 भाई थे। उनका नाम शबीर, इकबाल, नूरा, अनीस, हुमायूं और मुस्तकीम अली था, और 5 बहनें सईदा, जैतून, फरजाना, मुमताज और हसीना पारकर थे। दाऊद के पिता बहुत ही वफादार पुलिस वाले थे। वो अपनी खुददारी के लिए जाने जाते थे। अपने काम में कभी भी उसने किसी से रिश्वत नहीं ली। दाऊद का परिवार बहुत ही बड़ा था और पिता की कमाई बहुत ही कम। ऐसे में उसने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गलत रास्ते अपनाना शुरू किया। शुरू में दाऊद डोंगरी के अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आगे चलकर उसने पढ़ाई छोड़ दी और गलत काम करना शुरू किया। शुरू में वो अकेले ही चोरी, डकैती, धोखाधड़ी किया करता था, लेकिन बाद में उसने लोकल गैंगस्टर बाशु दादा का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। आगे चलकर 1970s में उसने बाशु दादा का गैंग छोड़ा और अपने भाई शबीर कासकर के साथ नया गैंग बनाया, जो आगे चलकर डी कंपनी बना। इस गैंग के अंडर वो स्मगलिंग, पॉकेटमारी, चोरियां करते थे, लेकिन ये सारी चीजें छोटे पैमाने पर की जाती थी। जब दाऊद की डी कंपनी बनी, उस वक्त मुंबई में 2 और गैंग भी थी जो मुंबई पर राज कर रही थी। पहली थी हाजी मस्तान गैंग और दूसरी करीम लाला की पठान गैंग। दाऊद अब इन दोनों गैंग के रास्ते का कांटा बन रहा था। आए दिन ये गैंग्स एक दूसरे पर हमला करती थी। ऐसी ही एक घटना में हाजी मस्तान गैंग ने दाऊद के 2 लोगों को मरवा दिया, जिसका बदला लेना अब दाऊद का मकसद बन गया था। दाऊद मौके की तलाश में था। तभी उसे टिप मिलती है कि हाजी मस्तान का पैसों से भरा बैग, जिसमें 4,75,000 थे, जो कि मस्जिद बंदर से मालाबार हिल की तरफ जा रहा है, जहां हाजी मस्तान का घर है। दाऊद को हाजी मस्तान से बदला लेने का मौका नजर आया। दाऊद ने वो पैसे लूटने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक 8 लोगों ने रास्ते में उस गाड़ी को रोका और पैसा लूट लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो पैसा तो किसी मेट्रोपॉलिटन बैंक का है और जो टिप मिली थी वो गलत थी, और अब ये उस वक्त की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी बन चुकी थी। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था, लेकिन दाऊद की अच्छी या बुरी किस्मत, इन्वेस्टिगेशन टीम में दाऊद के पिता भी शामिल थे, और जब उन्हें पता चला कि इस रॉबरी में उन्हीं के दोनों बेटे शामिल थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने खुद दोनों की बेल्ट से पिटाई की, लेकिन पुलिस को इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आई। पुलिस ने दाऊद को ऑफर दिया कि अगर वो पठान गैंग के खिलाफ पुलिस का साथ देगा तो पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, और शायद यही आगे चलकर पुलिस की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। दाऊद ने पुलिस की ऑफर एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद दाऊद जो भी क्राइम करता था, पुलिस उसका साथ देती थी। दाऊद हाजी मस्तान और पठान गैंग के खिलाफ क्राइम करते जा रहा था। इस वक्त दाऊद की उम्र सिर्फ 19 साल थी। इस सब के बीच एक नाम काफी पॉपुलर था, वो था खालिद पहलवान। बताया जाता है कि खालिद दाऊद का मेंटोर था, जिसने दाऊद को अंडरवर्ल्ड की तरफ ढकेला। हुसैन जैदी के बुक में बताया गया है कि दाऊद ने खालिद से चाकू चलाने, बिना किसी हथियार से लड़ने की ट्रेनिंग ले रखी थी। खालिद दाऊद के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव था।
दाऊद का अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने का सफर जो शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 12 फरवरी 1981, क्योंकि इसी दिन कुछ बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। दाऊद और उसका भाई शबीर कासकर एक पेट्रोल पंप पे थे, जहां पर करीम लाला के पठान गैंग द्वारा गोलीबारी हुई थी। इसमें दाऊद बच गया, लेकिन शबीर कासकर की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और यही दाऊद की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। अपने भाई को खोने के बाद दाऊद आग बबूला हो गया और डी कंपनी और करीम लाला के बीच गैंग वॉर छिड़ गई। दाऊद ने चुन चुनकर उन सभी का एनकाउंटर कर दिया जो उसके भाई शबीर की मौत के जिम्मेदार थे। इनमें समाद खान, जो कि करीम लाला का नेफ्यू था, उसका भी खून कर दिया गया। यह सब शबीर की मौत के 5 साल बाद यानी 1986 में हुआ। इस वक्त तक हाजी मस्तान भी अंडरवर्ल्ड से रिटायरमेंट ले चुका था और दूसरी तरफ दाऊद ने पठान गैंग को भी साफ कर दिया था। इसका एक ही मतलब था, अब पूरी मुंबई पर बस एक ही इंसान का राज था, वो था दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी। बीच के 5 सालों में दाऊद स्मगलिंग, रियल एस्टेट, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। लेकिन समाद खान को मारने के बाद पुलिस को यह बात जान चुकी थी कि पठान गैंग और मस्तान के बाद अब दाऊद को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से समाद खान को मारने के जुर्म में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया। लेकिन पुलिस सिस्टम में उसके इन्फॉर्मेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। जैसे ही उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला तो उसने दुबई फरार होने का प्लान बनाया और पुलिस उसके ऑफिस पहुंचती उससे पहले वो निकल गया और उसके बाद ऑफिशियली दाऊद के इंडिया आने के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। दाऊद तो इंडिया से चला गया, लेकिन उसने मुंबई में अपना कारोबार नहीं छोड़ा था। दाऊद को अपना बिजनेस संभालने के लिए किसी भरोसेमंद की जरूरत थी और तभी एंट्री होती है छोटा राजन की। छोटा राजन के अंडर दाऊद का गैंग 5000 लोगों तक बन गया था। छोटा राजन को 2 नंबर के धंधे करने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और इसी के चलते 1990 के दशक में 10 करोड़ तक का रेवेन्यू वो सालाना जनरेट करने लगा था। ऐसा ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब इंडिया के हिस्ट्री का काला दिन आने वाला था। जी हाँ, 1993 की बॉम्बिंग। 12 मार्च 1993 में मुंबई के 12 जगहों पर बॉम्बिंग हुई थी, जिनमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंचुरी बाजार, फिशरमैन्स कॉलोनी, कथा बाजार, जवेरी बाजार, सी रॉक होटल जैसी जगह शामिल थी। इन धमाकों में कुल 250 लोगों की जानें गई और 700 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। बताया जाता है जब 1992 में बाबरी मस्जिद हटाई गई, उसका बदला लेने के लिए याकूब मेमन और टाइगर मेमन ने यह आतंकवादी हमला करवाया, जिसमें दाऊद का भी नाम आया था। लेकिन बाद में दाऊद ने खुद इंडिया के टॉप लॉयर राम जेठमलानी से कहा कि वो इस ब्लास्ट से जुड़ा हुआ नहीं है और वो वापस इंडिया आकर सारे राज खोलना चाहता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाए, पुलिस की 3rd डिग्री ना मिले और उसके अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन उसकी ऐसी मांगों को रिजेक्ट किया गया। बताया जाता है कि ऐसा करने के पीछे उस वक्त के पॉलिटिशियंस के सेल्फिश मोटिव्स थे, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी दाऊद के साथ जुड़ रहे थे, जिनमें शरद पवार का नाम भी शामिल था। कंडीशंस रिजेक्ट होने के बाद अब दाऊद के इंडिया वापस आने के चांसेस ना के बराबर थे। 1993 के बॉम्बिंग के बाद अंडरवर्ल्ड का भी बंटवारा हो गया था। छोटा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे था, वो दाऊद गैंग से अलग हो गया, क्योंकि अब ये मामला हिंदू मुस्लिम हो गया था। दाऊद ने हिंदुओं को मारा है और इसमें कम्युनल एंगल था, तो राजन ने दाऊद से अलग होकर अपना नया गैंग बनाया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदू थे। खुद को देशभक्त दिखाने के लिए छोटा राजन ने उन सब का इनकाउंटर करवाना शुरू किया जो 1993 के बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे। छोटा राजन ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को दाऊद के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू किया, जिसके चलते दाऊद गैंग के सलीम कुर्ला, मोहम्मद जिंद्रन, मस्जिद खान जैसे लोगों का इनकाउंटर किया गया। बताया जाता है इस सब गैंग वॉर में पाकिस्तानी आईएसआई ने छोटा राजन पर गोलियां भी चलवाई, लेकिन वो बच गया। दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड कनेक्शन किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को दाऊद के साथ देखा गया है। बताया जाता है कि दाऊद बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से हफ्ते वसूल करता था
और अगर कोई एक्सटॉर्शन का पैसा देने से मना करता था तो उसकी मौत पक्की थी। ऐसा ही एक मर्डर केस है, शायद आप सभी लोग जानते भी होंगे। जी हाँ, टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार। बताया जाता है कि डी कंपनी के मेंबर अबू सलीम ने, जो कि दुबई में रहता है, उसने 5 से 9 अगस्त के बीच 1997 में गुलशन कुमार को कॉल करके 10 करोड़ एक्सटॉर्शन की मांग की थी, लेकिन गुलशन कुमार ने एक भी रुपया देने से मना कर दिया। 12 अगस्त 1997 को सुबह का समय था जब गुलशन कुमार मंदिर गए थे। उस वक्त डी गैंग के अब्दुल रौफ ने उन पर 16 बार गोलियां चलाई और उनकी मौत हो गई। 1997 में ही डी कंपनी ने प्रोड्यूसर राजीव राय को मारने की कोशिश की और फिल्म मेकर सुभाष घई को भी धमकाया था। बॉलीवुड एक्टर्स का कहना है कि उनको दाऊद की पार्टीज अटेंड करने के लिए या फिर किसी मूवी में काम करने के लिए फोर्स किया जाता था और धमकाया भी जाता था। बताया जाता है डी कंपनी ने सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके को प्रोड्यूस किया था। इस मूवी के प्रोड्यूसर नजीम रिजवी छोटा राजन के करीबी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर्स बोनी कपूर, राकेश रोशन, महेश भट्ट को भी धमकाया जा चुका है और ये बात उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट भी की है। बॉलीवुड के अलावा क्रिकेट में भी दाऊद का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। दुबई के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वो एक जाना माना चेहरा बन गया था। 2013 में इंडियन क्रिकेटर दिलीप वेंगसकर ने बताया कि 1986 में शारजा टूर्नामेंट हो रहा था। उस वक्त दाऊद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में आया था और बोला, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान को फाइनल में हरा देती है तो दाऊद सभी प्लेयर्स को एक एक कार गिफ्ट में देगा। क्रिकेट में सट्टा लगाकर अच्छे खासे पैसे छापना भी दाऊद का बिजनेस था। इंडियन और रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक डी कंपनी ने लश्कर तैयबा को इंडिया में 26/11 का अटैक करवाने में भी मदद की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डी कंपनी ने कुछ हथियार और बोट्स आतंकवादियों को सप्लाई किए थे, जिनका इस्तेमाल करके वो इंडिया में घुसे और 173 लोगों की जानें ली। जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ तब भी दाऊद का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही कई सारे देशों की पुलिस दाऊद को ढूंढने में लगी हुई है। फोर्ब्स के वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट 2010 में दाऊद चौथे नंबर पर था। दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया जा चुका है। इंडिया और यूएसए ने मिलकर दाऊद पर $25 मिलियन का इनाम भी रखा है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक रॉ एंड आईबी ने दाऊद की लोकेशन पता लगाने की बहुत बार कोशिश की। ऐसे ही एक बार 2015 में इंडियन टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने कराची के उसके घर पे कॉल किया और उसकी पत्नी ने फोन उठाया और दाऊद कराची के घर में ही रहता है ये बात कन्फर्म की। ये जानकारी मिलते ही इंडियन एजेंसीज ने उसे पकड़ने की तैयारी शुरू की और पाकिस्तानी एजेंसीज से बात भी की, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस के चलते मिशन फेल हो गया। टेररिज्म के अलावा दाऊद के पर्सनल लाइफ के बारे में भी कई सवाल थे। हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी से दुबई में दाऊद की प्रेम कहानी का जिक्र किया है। किताब के मुताबिक मुंबई के मुसाफिर खाना में दाऊद की दुकान थी, जहां एक पंजाबी लड़की रहती थी और दाऊद उसे पसंद भी करता था। लेकिन जब लड़की के घर वालों को इस बात का पता चला तो बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ, क्योंकि एक तो दाऊद मुसलमान था और एरिया का सबसे बदमाश लड़का था। दाऊद के बारे में पता चलने के बाद लड़की के घर वालों ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। ये बात जानकर दाऊद उसकी सगाई में चाकू लेकर गया, लेकिन लड़की ने अपने परिवार के फैसले का साथ देने की सोची और शादी कर ली। इस सब के अलावा दाऊद का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस महविश हयात से भी जुड़ा। लेकिन दाऊद ने महजबीन शेख एलियास जुबीना जरीन से शादी की, जिनसे उससे 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। बताया जाता है कि दाऊद का इकलौता बेटा मोइन पाकिस्तान के एक मस्जिद में मौलाना है और वो अपने पिता के कामों का विरोध भी करता है। बताया जाता है कि दाऊद ने दूसरी शादी की है और अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया है। लेकिन दाऊद के भतीजे मतलब हसीना पार्कर के बेटे अली शाह ने एनआईए को ये बात बताई कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है और उसकी पहली पत्नी आज भी दाऊद और उसके परिवार के साथ कांटेक्ट में है। दाऊद अकेला ही 55,000 करोड़ का मालिक है
और उसके 16 अलग देशों में प्रॉपर्टीज है। फोर्ब्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में दाऊद की 6.7 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी थी, जो आज के समय 55,000 करोड़ की है। आज की तारीख में उसकी प्रॉपर्टी 70 से 80,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। बताया जाता है कि दाऊद का लंदन में गैराज भी है, जो कि वो इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए यूज करता है। 2018 के द टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद की यूके, यूएई, स्पेन, मोरक्को, टर्की, साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉपर्टीज है। इंडिया का 70% पायरेसी मार्केट दाऊद के कंट्रोल में है। दाऊद पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी ऑपरेट करता था। दाऊद बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीता है। उसका कराची में बहुत बड़ा घर है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गुलाब हसनैन के मुताबिक दाऊद अपने कपड़ों पर भी काफी पैसे खर्च करता है। उसके पास बहुत ही बड़ा कार का कलेक्शन भी है, जिनमें मर्सिडीज से लेकर स्पोर्ट्स कार भी शामिल है। इंडियन गवर्नमेंट ने दाऊद की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की नीलामी भी की है। दिसंबर 2015 में दाऊद की ग्रीन सेडन कार की नीलामी होनी थी, जिसे यूपी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्वामी चक्रपाणी ने 32,000 में खरीदा। शुरू में चक्रपाणी इस कार को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन दाऊद गैंग ने उन्हें ऐसा ना करने की धमकी दी। चक्रपाणी ने डी गैंग को उन्हीं की भाषा में जवाब देने और टेररिज्म को जलाने का सिंबल मानकर दाऊद की गाड़ी को पब्लिकली जला दिया। नवंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट के अंतर्गत दाऊद की 3 साउथ मुंबई में स्थित प्रॉपर्टीज का ऑक्शन किया, जिनमें होटल रौनक अफरोज, शबनम गेस्ट हाउस और 6 फ्लैट्स थे। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 11 करोड़ के आसपास मिली। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अजय श्रीवास्तव ने दाऊद का पुश्तैनी घर, जो कि रत्नागिरी में है, उसे खरीदा और उससे स्कूल बनाने का प्लान बनाया, लेकिन छोटा शकील ने उन्हें भी धमकाया। दाऊद दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और इतने सारे गुनाह करने के बावजूद वो सुकून से अपनी जिंदगी जी रहा है। दुनिया की सरकारें अगर साथ आ जाए तो इस डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है और नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। सभी देश के पॉलिटिशियंस, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी, सभी के अपने सेल्फिश मोटिव्स है, जिसके चलते वो दाऊद को पकड़वाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर दाऊद पकड़ा गया तो इन सभी पॉलिटिशियंस का धंधा भी बंद हो जाएगा और उनके सारे राज भी बाहर आ जाएंगे। जहां बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद होते हैं, वही ये अंदर के पॉलिटिशियंस सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। आज दाऊद की उम्र शायद से 67 है और उसके लाइफ के अब बस कुछ गिने चुने साल है और हजारों का खून करने के बाद उसने अपनी जिंदगी पूरी जी है, और वो भी पूरे ऐशो आराम के साथ। आपको क्या लगता है, क्यों दाऊद आज तक नहीं पकड़ा गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।